उत्तर प्रदेश का जिला औरैया लगता है। औरैया जिले में ही थाना है दिव्यापुर और दिव्यापुर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है खजवैया। यहाँ का रहने वाला वीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी के साथ सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ जाने के बाद कहता है कि साहब मेरा बेटा, जिसका नाम है शिवम, उम्र जिसकी 21 साल के आसपास है, वो खाने कमाने के लिए अपने घर से निकलता है, लेकिन साहब लौट कर नहीं आ रहा है, ना ही उसका नंबर मिल रहा है। आखिरकार कहाँ है, एक बार पता कर दीजिए। जब माँ और बाप ने रोते हुए बिलखते हुए थानेदार से ये बात कही तो थानेदार के शायद कानों तक वो आवाज़ नहीं पहुंची थी। उन्होंने इतना ज़रूर कहा था कि ठीक है, हम देख लेंगे। बात देखने वाली आती है तो माता पिता फिर से पहुंच जाते हैं थाने। फिर आने के बाद फिर से वही गुहार लगाते हैं। तब कहते हैं कि कहाँ गया था। वो कहते हैं कि शायद गुड़गांव गया होगा कमाने के लिए। तो बात आती है गुड़गांव कमाने के लिए, एक काम करो, तुम गुड़गांव जाना चाहिए, वहीं जाकर पता करो। अब गुड़गांव छोटा मोटा तो है नहीं, गुड़गांव भी काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे इसमें थाने भी लगते हैं। तो माँ और बाप एक उम्मीद के साथ सीधा गुड़गांव पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद अपने के बेटे को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। कई थानों में जाते हैं, लेकिन कई थानों में जाने के बाद भी जो फोटो था उसे बार बार दिखाते हैं। दिखाने के बाद कहते हैं कि साहब हमारा बेटा है, घर से निकल चुका था खाने कमाने के लिए, हमारे पास कुछ भी नहीं है, मेहनत मजदूरी करते हैं, बहुत ही गरीब आदमी, खाने पीने के भी लाले पड़ गए हैं। एक बार बेटा अगर मिल जाए तो शायद कुछ पैसे की भी मदद हो जाए और बेटे को भी देखने के बाद थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। जहां जहां जा रहे थे वहां वहां सिर्फ उन्हें तसल्ली ही दी जा रही थी, उनका काम नहीं कर रहे थे। बहुत ही छोटा सा काम था। जो नंबर था उस लड़के के पास, अगर शिवम का मोबाइल नंबर लेकर पुलिस उसे सर्विलांस में लगाती, उसकी अंतिम लोकेशन देखती, तो पुलिस के लिए पता करने में सिर्फ 5 मिनट से ज़्यादा का सफ़र नहीं था। लेकिन माँ और बाप को ढूंढने में, जो माँ बाप अपने बेटे को ढूंढ रहे थे, 8 महीने हो जाते हैं। 8 महीने के बाद उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर में थाना तितावी लगता है। वहाँ से थानेदार का फ़ोन पहुँचता है कि क्या तुम शिवम के माँ और बाप बात कर रहे हो। वो कहते हैं कि हाँ जी बात कर रहे हैं। क्या तुम्हारा बेटा हमारे पास है, आपको थाने आना पड़ेगा, आप थाने आकर इसे ले जाइए। जब माँ और बाप थाने पहुँचते हैं, थाने जाने के बाद अपने बेटे को देखते हैं तो बेटे का वजन था उस वक्त जब घर से निकला था 65 किलो। लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे को अपनी आंखों से देखा तब उसका वजन हो चुका था 31 किलो, यानी कि आधा उसका वजन कम हो चुका था। अपने ही बेटे को पहचान पाना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही माँ ने अपने बेटे को देखा, सीने से लगाते हुए पूछा, बेटा तुझे क्या हुआ है, इतना परेशान क्यों है। अब उसके शरीर पर कोई ऐसा हिस्सा रहा होगा जहां पर उसके चोट के निशान ना हो, जिससे उसे तकलीफ ना दी गई हो। उसके पीछे वाले हिस्से में कुछ बताया जाता है, धारदार ऐसी हथियार डाल दिया जाता है जिससे उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। दरअसल ये कहानी जब लोगों के सामने आती है तो लोगों का दिल पसीज जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस दुनिया में इतने इतने क्रूर किस्म के लोग हैं, लेकिन इनके घर पर ना तो पुलिस का बुलडोजर चलता है, ना ही कोई हाफ या फुल एनकाउंटर होता है। लेकिन इनके यहाँ पर थोड़े बहुत नहीं थे। शिवम जैसे 13 लोग पाए गए थे। अब 13 लोगों के पाने के उनमें से भी एक ऐसा था जिसकी हत्या कर दी गई थी, मार के उसको बोरी में फेंक दिया गया था। इतने क्रूर इंसानों के साथ पुलिस का व्यवहार ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ है ही नहीं। अब होगा तो होगा, भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन शायद जो कहानी आप सुनने वाले हैं, आप इस कहानी को सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आपको भी गुस्से से आप भर जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। 22 जून 2026 की ये बात है। दोपहर के लगभग 1 बजे के आसपास का समय हो रहा था। एक लड़का बार बार 8 फुट की दीवार को फांगने की, फलांग लगाने की, कूदने की बार बार कोशिश कर रहा था। कई बार कोशिश कर रहा था तो आखिरकार कई बार की कोशिश में उसको कामयाबी मिल जाती है। वो जैसे दीवार कूद के दूसरी साइड में आता है, उसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी आज़ादी आ गई है। वो कूदता है, कूदने के बाद भाग रहा था, नंगे पैर था और जितना तेज भाग रहा था वो भागने की कोशिश करता ही रहता है। दुबला पतला सा सूखा सा वो लड़का, नंगे पैर था, पैरों में कांटे लगते हैं, पैर छिल जाते हैं, लेकिन उसका भागना कम नहीं होता। करीब करीब 5 किलोमीटर दूर जाने के बाद उसे एक पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है। पुलिस की गाड़ी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद कहता है कि साहब मुझे बचा लो, साहब मुझे बचा लो। पुलिस वाले गाड़ी से उतरते हैं। उतरने के बाद उसको तसल्ली देते हैं, कहते हैं कि परेशान क्यों होते हो, तुम्हारे पास दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, तुम खाम वैसे चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो, क्या बात है, क्या बात नहीं है। पुलिस ने गाड़ी में रखा हुआ जब पानी था, उससे लड़के को पानी दिया जाता है और पानी देने के बाद उससे पूछा जाता है क्या नाम है तुम्हारा। वो कहता है कि साहब मेरा नाम विक्रम है, विक्रम सिंह, उम्र 24 साल के आसपास है। अब वो रहने वाला है राजस्थान प्रदेश का, जोधपुर का रहने वाला है, साहब मुझे बचा लीजिए। वो इतना ज़्यादा घबराया हुआ था, परेशान था कि पुलिस वाले सीधा उसे नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन था यानी कि तितावी में लेके पहुंच जाते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर का थाना तितावी लगता है। वहाँ ले जाते हैं, उसे बिठाया जाता है। बिठाने के बाद उसकी हालत देखकर साफ अंदाज़ा लग रहा था जैसे कि कई दिनों से भूखा है, कुछ खाया नहीं है और उसकी स्थिति बद से बदतर हो रही थी। पहले उसे खाना खिलाया जाता है, खाना खिलाने के बाद उससे तसल्ली से पूछा जाता है कि क्या बात है। कहता है साहब
मेरे घर वालों का ये नंबर है, एक बार घर पे नंबर लगा दीजिए, मेरी बात करा दीजिए। जब पुलिस वालों ने नंबर देखा तो उसके घर पर फ़ोन लगाया जाता है। फ़ोन लगाने के बाद उससे बताया जाता है कि बात कर लो। जब उस लड़के ने बातचीत करना शुरू किया तो उसके भाई ने फ़ोन उठाया। भाई फ़ोन उठाकर कहता है कि अरे विक्रम सिंह, तुम कहाँ हो? वो कहता है कि भैया मैं बहुत परेशान हूँ। वो रोने लगता है, ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। रोते रोते उसने अपनी कहानी बताना शुरू किया कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है। दरअसल 3 महीने पहले वो लड़का अपने घर से निकला था खाने कमाने के लिए, और ये राजस्थान के जोधपुर से सीधा हरिद्वार पहुंच जाता है, उत्तराखंड के हरिद्वार में जाता है। वहां आराम से खड़ा हुआ था, एक व्यक्ति की इस पर नज़र पड़ जाती है, और जैसे नज़र पड़ती है तो उसके पास पहुंचता है, पूछता है उस कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है साहब मेरा नाम विक्रम सिंह है। विक्रम सिंह, काम की तलाश में आए हो शायद, ऐसा लग रहा है। बोला हाँ साहब मैं काम की तलाश में आया हूँ। ठीक है, तुम्हें काम हम दे देंगे, महीने की तनख्वाह मिलेगी 12,000 रुपये, 3 वक्त का खाना तुम्हें मिलेगा और रहने की जगह मिलेगी, और साथ ही 1 वक्त का नाश्ता मिलेगा। अगर तुम हमारे साथ चलना चाहो तो चल सकते हो, और नहीं चलना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है। जब ये कहा जाता है लड़का खुश हो जाता है कि रहने की कोई दिक्कत नहीं है, खाने की कोई दिक्कत नहीं है, और वहाँ सब कुछ मिलेगा ही। 12,000 रुपये की तनख्वाह एकदम से बिल्कुल बचेगी, तो इसका मतलब घर पर मैं 12,000 रुपये पहुँचा सकता हूँ। वो पूछता है कि साहब मुझे काम क्या करना पड़ेगा? वो कहते हैं कि काम देखो कुछ नहीं है, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर दोने पत्तल बनते हैं जो डिस्पोजल होते हैं, वो बनाए जाते हैं। ध्यान रखना उसमें तुम्हें ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। जब ये बात विक्रम सिंह से कही जाती है तो विक्रम सिंह खुश हो जाता है, गाड़ी में बैठता है। गाड़ी में बैठने के बाद सीधा पहुंच जाता है, और वहां आने के बाद जब ये जाता है फैक्ट्री के अंदर प्रवेश करता है, जाकर देखता है कि सचमुच में मशीन लगी हुई है, मशीनों के अंदर काम चल रहा है। 10-12 मजदूर लोग काम कर रहे हैं, 10 हो 12 हो 15 हो लोग काम कर रहे थे। काम करने के बाद अपना जो भी था, अपना जैसे एक दिनचर्या होती है, उसे पूरा काम समझाया जाता है, और जैसे काम समझाया जाता है तो उसके हाथ से आधार कार्ड ले लिया जाता है, उसका जो मोबाइल होता है वो ले लिया जाता है, और आधार कार्ड को नष्ट कर दिया जाता है, मोबाइल को भी बंद कर दिया जाता है, और साथ ही जो उसके पास कुछ और भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे वो भी अपने कब्जे में ले ली जाते हैं, और उसको एक कहानी सुनाई जाती है। कहानी कुछ इस तरह से सुनाई जाती है, कहा जाता है कि देखो ये सारे मजदूर हैं, इनके शरीर का एक एक हिस्सा तुम जाकर देख सकते हो, शायद ही कोई ऐसा हिस्सा होगा जहां पर इन पर मार ना पड़ी होगी, खासकर सर पर तो बहुत ज्यादा मार पड़ी है। अगर तुम शोर मचाओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, लाइट जब आएगी तो लाइट के आने के बाद तुरंत काम करोगे, लाइट नहीं आएगी तो थोड़ा बहुत आराम कर सकते हो, नहा सकते हो, बैठ सकते हो। लेकिन अगर लाइट में अगर तुमने बैठने की कोशिश की तो देख लेना तुम्हारे साथ हद से ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा। वो ये भी कहते हैं कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो 2 बहुत हष्ट-पुष्ट कुत्ते पाले हुए हैं, पुटबुल, जिनका नाम है, जिन्हें पुटबुल की वैरायटी से पहचाना जाता है, सामने जाने की कोशिश की तो वो तुम्हें बीच में से फाड़ देंगे, यानी कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। दोनों कुत्तों को दिखाया जाता है, हष्ट-पुष्ट मजबूत कुत्ते होते हैं। अब वो विक्रम सिंह इतना डर जाता है, घबरा जाता है, वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार मैं किस दलदल में फंस चुका हूँ। वहां ये भी शर्त रखी गई कि जितने भी मजदूर हैं किसी भी मजदूर से बात नहीं कर सकते, यदि बात करते हुए पाए गए तो फिर देख लेना तुम्हारी हालत बद से बदतर हो जाएगी। अब वो इस फिराक में था 1-2 दिन के बाद कि किसी तरकीब से यहाँ से मैं भाग जाऊं, लेकिन वो हर दिन इस फिराक में रहता था और हर दिन उस पर मार पड़ती थी। अब मार पड़ने के लिए जो फैन बेल्ट होती है, एक पतली सी जो आप जानते होंगे फैन बेल्ट को, वो फैन बेल्ट से उस पर मार पड़ती थी और रोज ही पिटता था। एक डंडा होता है, डंडे में बहुत बड़ा एकदम सुराग जैसे चाकू जैसा एक धारदार चीज लगी हुई थी। जब वो कुछ कहता था तो उसको शरीर में उसको चुबा दिया करते थे। जैसे क्या आप जानते होंगे कोई किसान अपने बैलों के साथ, अपने भैंसे के साथ उसे तेज चलाने के लिए एक आर जैसे एक पैना होता है, उसको चुबा देता है, तो ऐसे ही उनको चुबाया जाता था। उसने जब बहुत तेज भूख लगी कि साहब मुझे खाना तो दे दो, खाने के लिए उसको चोकर की रोटी दी गई। चोकर को बहुत कम लोग समझते होंगे, गेहूं का ऊपर का छिलका होता है, थोड़ा बहुत उसमें आटा मिला हुआ था, चोकर की रोटी, लेकिन चोकर की रोटी में लाल मिर्च मिला दी गई थी। इसी हिसाब से उसका दिन कटने लगते हैं। कोशिश कर रहा था, लेकिन 1 महीना गुजर जाता है, हर दिन पिटाई होती थी और उसी के साथ नहीं दूसरों के साथ भी होती थी। एक दिन उसने कुछ विरोध करने की कोशिश की तो बाकी जो मजदूर थे उनसे हाथ और पैर पकड़वाए जाते हैं, और हाथ पैर पकड़वाने के बाद उसको उल्टा कराया जाता है। उल्टा कराने के बाद जो वहाँ पर होता है उसका नाम बताया जाता है, बालियान करके था कुछ, अंकित बालियान, जो भी बालियान था, उसके साथ वो मारपीट करता है, खूब जम के पिटाई करता है, और ऐसे ही दूसरों के साथ भी हुआ करता था। अब जब पूरी कहानी उसकी जान ली जाती है, पूरी कहानी जानने के बाद उसने फिर पुलिस से कहा कि साहब मुझे मेरे घर भेज दो। पुलिस वाले कहते हैं कि अभी तो तुम कह रहे थे कि और भी मजदूर हैं, वहाँ पर और भी लोग परेशान हैं, तो तुम इतनी जल्दी जाने की क्यों कर रहे हो? हमें वो जगह तो बताओ कि आखिरकार वो जगह कहाँ है। बोले साहब मुझे जगह नहीं पता। जब पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हें जगह नहीं पता, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले क्या साहब मुझे नहीं पता, मैं तो बाहर का रहने वाला हूँ।
अब उस मजदूर की बातें पुलिस के समझ में आ चुकी थी कि जो भी इसके साथ हुआ है वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। इसके बाद तेताबी पुलिस ने कुछ टीम गठित की और टीम गठित करने के बाद आसपास के 5 किलोमीटर के सर्किल में जितने भी गांव लगते हैं उन गांव में पुलिस जा रही थी और जाने के बाद पूछ रही थी कि यहाँ पर डिस्पोजल के बर्तन कहाँ बनाए जाते हैं, यहाँ पर दोने पत्तल कहाँ बनाए जाते हैं। अलग अलग गांव में जाना था पुलिस को और पुलिस जाने के बाद जब ये पूछताछ कर रही थी तो पूछताछ करते करते एक गाँव लगता है तेताबी थाना क्षेत्र में, जिसका नाम होता है गाँव का मांडी गांव में जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस पहुंचने के बाद बताया जाता है कि फला जगह है, 500 गज एरिया में वो फैक्ट्री बनी हुई थी। अब वहां एक ही सिपाही को वो मजदूर के रूप में भेजा जाता है कि जाकर पता करो कि वहां पर काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दरवाजा खटखटाया जाता है, पुलिस वाला अंदर प्रवेश करता है, वो पूछते हैं क्या बात है। इस साहब मुझे काम की तलाश थी, मैं तो काम की तलाश में आया था। जैसे वो अंदर जाता है, अंदर की हालत देखता है, बाहर वाले पुलिस वालों को वो इशारा कर देता है। इशारा यही था कि अगर थोड़ा वक्त लग जाएगा तो तुरंत ही तुम्हें अंदर आना है, अगर वक्त नहीं लगा, अगर कुछ भी नहीं तो वापस लौट के आ जाना। उसे वक्त लग जाता है, पुलिस की टीम जहां तहां लगी हुई थी। अब पुलिस अंदर जब पहुंच जाती है, प्रशासन के लोग जब अंदर पहुंच जाते हैं तो वहां सचमुच 12 मजदूर मिलते हैं। हालत इतनी बद से बदतर थी कि ज्यादातर मजदूर की जो हड्डियों का जो ढांचा था वो भी दिखाई दे रहा था। अब इसके बाद फिर स्थिति इतनी खराब थी उनकी कि पुलिस वाले भी देखकर सोचकर हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। फिर पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करने के बाद इसमें 154 एफआईआर नंबर होती है 2026 और धारा जो बीएनएस की धारा होती है 95, 143(3), 143(4), 146, 127(4), 115(2), 352, 351(3), 3 बाल श्रम जिसमें होता है, और आगे धारा 14 बाल श्रम की धारा, किशोर न्यायालय की धारा 75, किशोर न्याय की धारा 79, वांटेड लेबर सिस्टम धारा 16, वांटेड लेबर सिस्टम धारा 18, वांटेड लेबर सिस्टम धारा 17। इस तरह की धारा लगाई जाती हैं। और श्रम अधिकारी होते हैं जिनका नाम होता है श्रम प्रवर्तन अधिकारी बालेश्वर सिंह। इनकी तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और जो वहाँ मजदूरों की गिनती कराई जाती है, मजदूरों के बारे में पूछा जाता है, तो मजदूर का नाम उज्जवल पुत्र गुड्डू, निवासी ग्राम महोबाकी, थाना रामगढ़, जनपद भगवा, राज्य बिहार होता है। उम्र जिसकी 19 साल के आसपास होती है। रामपुत्र मोहन, निवासी होता है ये नैनीताल का, जो कि उत्तराखंड का। दिलशाद पुत्र मेहरबान, जो कि रहने वाला होता है जिला अमरोहा का। संतोष पुत्र हेमबरन, जो कि रहने वाला होता है माधेपुरा बिहार का। उम्र 37 साल होती है। रणजीत पासवान, जिसकी उम्र 28 साल होती है, यह भी बिहार मोतिहारी का रहने वाला होता है। और शिवम पुत्र वीरेंद्र, जो कि जनपद औरैया का निवासी होता है। सोनू चौहान, जो कि निवासी होता है आगरा का। उम्र इसकी 42 साल के आसपास होती है। नारायण नेतराम पुत्र दयाराम, ये रहने वाला होता है छत्तीसगढ़ राज्य का, जो कि जिला होता है इसका बिलासपुर, थाना हिर्री होता है। जगदीश पुत्र मोहनलाल, ये रहने वाला होता है सीतापुर उत्तर प्रदेश का। और साहिल पुत्र असलम, ये रहने वाला होता है हरियाणा का। विक्रम सिंह पुत्र हीर सिंह, ये रहने वाला होता है जोधपुर राजस्थान का। इसका जो ज़िला लगता है जोधपुर हो गया और गांव लगता है दहीपड़ा खेसियान और थाना लगता है इसका झाबर। और अंतिम व्यक्ति होता है 12वां राजहंस पुत्र अशोक, ये भी मधुबनी बिहार का रहने वाला होता है। जब ये बाहर निकल के आते हैं, बाहर निकलने के बाद फिर अपनी कहानी बयां करते हैं। और जो कहानी बयां करते हैं तो इन सब की कहानी अलग अलग कहानी होती हैं। रुलाने वाली कहानी होती हैं, हैरान करने वाली कहानी होती हैं। जिस कहानी में अगर हम बात करें, जगदीश पुत्र मोहन लाल, जो कि निवासी सीतापुर का होता है। गांव उसका महेशपुर, थाना मालपुर होता है। और जब इससे कहानी पूछी जाती है तो वो कहता है कि साहब उसने एक दिन भागने की कोशिश की तो जो कुत्ते थे उन कुत्तों ने इसको पकड़ लिया। उसके शरीर के कई अलग अलग हिस्सों पर कुत्तों ने काटना शुरू कर दिया। जब वो घर से निकला था तब उसका वजन 60 किलो के आसपास था, लेकिन अब वो 26 किलो के आसपास रह चुका है। अब उसे पता नहीं था कि वो यहाँ से बच के भी निकल पाता या नहीं निकल पाता। उसने जो बोरी में बंद करने की 4 लोगों की कहानी सुनी थी, बस वो कहानी उसे याद रहती थी। उसे दिन रात काम कराया जाता था। अगर सोने की कोशिश करता था तो उसको मारते थे, पीटते थे। एक दिन तो साहब इतना मारा कि जो कान है ना, कान कट के अलग गिर गया। कान जमीन पर पड़ा हुआ था। मैंने उठाने की उससे कोशिश की तो फिर मारना शुरू कर दिया। ना कोई डॉक्टर का इलाज था, ना कुछ था। उसके बाद फिर ऐसे ही मेरे साथ होता रहा। उसकी कहानी सुनने के बाद पुलिस वाले खुद भावुक हो जाते हैं।
पुलिस वाले खुद सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। पुलिस वालों ने उससे एक सवाल किया, एक बात बताओ, जब तुम पिटते थे तो चीखते नहीं थे, चिल्लाते नहीं थे? वो कहता था साहब कि जब चीखने चिल्लाने की बात आती थी तो मशीनों की आवाज़ ही इतनी आती थी, साथ ही वो बहुत तेज आवाज़ में डीजे चला दिया करते थे, और डीजे की आवाज़ इतनी होती थी कि मेरी चीखने की आवाज़ें उसके सामने दब जाया करती थी, और आसपास के किसी भी व्यक्ति को वहाँ पर कोई मतलब नहीं था, कोई जानना भी नहीं चाहता था कि आखिरकार है क्या। 8 फुट की ऊंची दीवारें थीं, उसे फांद पाना बहुत मुश्किल काम था। ऐसे ही एक व्यक्ति होते हैं जिसका नाम सोनू होता है, सोनू चौहान, जिनके पिता का नाम होता है पवन चौहान। निवासी होते हैं गल्ला मंडी, नवीन गल्ला मंडी के, जो कि एतमादुल्ला थाना जिला आगरा के रहने वाले होते हैं। उनसे कहा जाता है कि आप अपने घर का फ़ोन नंबर बताइए, और फ़ोन नंबर बताने के बाद अपने घर वालों को सूचना दे दो ताकि तुम्हारे घर वाले तुम्हें आगे ले जाएं, हम उनकी सुपुर्दगी में तुम्हें सौंप दें। जैसे उससे ये कहा जाता है तो सोनू चौहान एकदम से रोने लगता है। पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो, परेशान क्यों हो? कहता है साहब मेरा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, बस मेरी माँ है, और माँ भी शायद वो इस बीच में बची होगी, नहीं बची होगी। मुझे वैसे भी घर से निकले हुए कई महीने हो गए। रेलवे स्टेशन पे एक दिन बैठा हुआ था, मेरे पास एक व्यक्ति आता है, आके कहता है कि काम की तलाश में हो? मैं कह देता हूँ हाँ साहब मैं काम की तलाश में हूँ। अब आप देख लीजिए, जब उसने अपने शरीर के कपड़े उतार कर दिखाए तो उसके शरीर पर कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहाँ पर चोट के निशान नहीं थे। पुलिस वाले भी खुद भावुक हो जाते हैं, एकदम से आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि किस तरह की बात कर रहा है, कहीं कोई तो होगा रिश्तेदार। कहा साहब कोई नहीं है, इसलिए उसने शायद, उसे किसी की याद नहीं आई। माँ की याद जरूर आती थी, लेकिन माँ कैसी है, माँ के बारे में भी उसको कुछ पता नहीं। अब पुलिस वालों ने खुद से ही उसको भेजने का यहाँ से बीड़ा उठाया था। ऐसे ही एक लड़का होता है 16 साल का, जिसका नाम होता है साहिल। पुत्र होता है, जिस बाप का नाम होता है असलम, निवासी होता है हलालपुर, और उसका प्रदेश हरियाणा होता है। लेकिन ये हरियाणा प्रदेश का रहने वाला है या कहीं का और का रहने वाला है, इसको सिर्फ और सिर्फ पता है तो सिर्फ 2 बातें। इसके पिता का नाम असलम है और इसके गांव का नाम हलालपुर है। जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तो कहता है कि साहब 16 साल है। वो इतना कुछ परेशान हो चुका था, इतना कुछ दिक्कत में था कि उसके सर पर इतनी मार पिटाई की गई थी कि वो अपनी याददाश्त भी खो चुका था। यानी कि जो उसकी हालत थी वो पागलों जैसी हालत थी। समझ नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दूं, क्या ना जवाब दूं। लेकिन बाहर निकलने के बाद जब पुलिस वालों के पास पहुंचते हैं तो पुलिस वाले, इनकी थानेदार ने जब ऊपर अपने अधिकारी डीएसपी को, डीएसपी से बात पहुंची, एसपी देहात से बात पहुंची, एसएसपी, जब वहां तक बात पहुंचती है, फिर पुलिस वालों के दिमाग में आता है कि यार ये तो भूखे हैं, चोकर की रोटी खा रहे थे कई कई महीने से, कई कई साल से, ऐसी स्थिति थी। तभी उन्होंने हलवाई बुलवाया। हलवाई बुलवाने के बाद खाने की व्यवस्था की। खाने की व्यवस्था करने के बाद पुलिस वालों ने उनको कपड़ों की व्यवस्था की, उनको बड़े इज्जत से बिठाया, उनको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद उनके आगे परोसा खाना, और कहा कि जितना पेट भर के खा सकते हो आराम से खाओ, परेशान मत होना, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी पूरी पूरी मदद करेंगे। उन्होंने जो खाना खाया तो कुछ तो उसमें ऐसे थे जिन्होंने 3 साल से भोजन ही नहीं किया था, यानी कि चोकर की रोटी खा रहे थे, और कई तो ऐसे थे जो कई महीने से खाना नहीं खा रहे थे। ना किसी के दांतों में ब्रश था, मतलब कि किसी ने दांत नहीं मांजे थे। नहाने की स्थिति की आप समझ लीजिए कि कोई इंसान किसी को खाना नहीं दे रहा तो साबुन कैसे देगा। उनके अंदर सड़ान आती होगी, कितनी गंदगी में रहते होंगे, इतनी गर्मी में भी रहते होंगे। सब कुछ वो झेल रहे थे, सब कुछ वो बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन साहिल के बारे में भी पता करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि ये पुलिस का दावा है कि वो हरियाणा का ही रहने वाला है। उसके गांव की भी पता करने की कोशिश की जा रही है, उसको भी जल्द भेज दिया जाएगा। ऐसे ही एक सीताराम सिंह होता है, लेकिन सीताराम सिंह के बारे में भी नहीं पता कि उसका असली नाम सीताराम सिंह है। जब एक पत्रकार ने उसके सामने माइक लगाया तो उसने पूछा कि तुम कैसे यहाँ पहुंचे, तो उसने कहा कि भैंसों को चारा डाल दिया होगा और सब कुछ ठीक ठाक होगा, बच्चों की याद आ रही है। ऐसे वो अनाप शनाप बातें करने लगता है। जब उससे पूछा जाता है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तो जो उसके पास में बाकी मजदूर खड़े हुए थे तो मजदूर कहने लगते हैं इसका दिमाग खराब हो चुका है, इसके सर में इतनी चोटें मारी गई हैं कि ये पागल हो चुका है, इसको अब कुछ भी याद नहीं है, अब इसकी स्थिति बिल्कुल भी सोचने वाली है ही नहीं, बस ये काम करना जानता है, इसके अलावा कुछ नहीं जानता। जब ये इसकी कहानी सीताराम के सामने आती है तो सीताराम के साथ साथ एक कहानी आती है नेपाल के अर्जुन की। नेपाल के अर्जुन की कहानी, पुलिस की जांच में ये पता चलता है कि इसको मार के सचमुच बोरी के अंदर पैक करके फेंक दिया था। पुलिस को लाश मिली थी, पुलिस ने इसका अंतिम संस्कार करा दिया था, और ये लाश कहीं और की नहीं, ये नेपाल का रहने वाला था। इसके बाकी के इसकी स्थिति कहाँ का क्या है, पुलिस अब जांच पड़ताल खोजने में लगी हुई है। ऐसे ही नेपाल का रहने वाला एक और व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है दान बहादुर थापा। जब वो 2 साल पहले यहाँ पर आया था तो वो उसका सबसे पहले पहचान पत्र ले लिया गया था, उसके जो भी इसके जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे वो ले लिए गए थे। उससे पत्रकार पूछता है कि तुमने इस 2 साल में कितने रुपए कमाए। उसने कहा साहब मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला है यहाँ से, कि 1 रुपया होता कैसा है, मैंने कोई रुपया नहीं देखा, ना मैंने ठीक से खाना खाया है,
ना मैं ठीक से सोया हूं, बस हाँ मुझे मारा जरूर गया था। जब इस तरह की बात आती है तो ये कहानी अलग अलग माध्यम से जब लोगों तक पता चलती है, पता अगर ज्यादा चलती है तो यूट्यूब के माध्यम से पता चलती है, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं उनके माध्यम से पता चलती है। अखबारों ने भी अगर वहां पे ये पूरी स्थिति छापी थी तो बस पुलिस का वर्जन था पता, पुलिस का बयान छापा था, इस पर कोई कहानी नहीं बनाई थी ताकि डीप में जा सकें, एक एक मजदूर की कहानी को लाया जा सके। और ये 2 कॉलम की खबर बनकर ये सिमट जाती है पहले दिन कि इस तरह से मजदूर मिले, दूसरे दिन पुलिस ने क्या बयान दिया है। अगर मीडिया में ये स्वतंत्र पत्रकार इस कहानी को ठीक से सामने नहीं लाते तो शायद ये कहानी हम भी आपको नहीं सुना रहे होते और ना ही ये कहानी आप तक पहुंच रही होती। इसके बाद हैरान करने वाली बात ये भी है, ना तो किसी सामाजिक संगठन के कानों तक ये आवाज पहुंची कि ताकि उठें और आवाज लगाएं और मांग करें कि इनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, इनका एनकाउंटर होना चाहिए, इनका हाफ एनकाउंटर होना चाहिए, इनके खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। ना किसी सामाजिक संगठन के कानों तक आवाज पहुंची, ना ही किसी ने धरना देने की कोशिश की और ना ही कोई बुलडोजर चलता है, ना ही कोई एनकाउंटर होता है। बस अखबार में खबर छप जाती है, श्रम परिवर्तन अधिकारी जो होते हैं एफआईआर दर्ज कर देते हैं। एफआईआर दर्ज करने के बाद इनकी इस कहानी को इतने विस्तार से नहीं लिखा गया था जितना विस्तार से हमने, हालांकि धाराएं तो ढेर मार लिख दी गई हैं, लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं, एक बाहर का अधिकारी होता है आकर एफआईआर दर्ज कर देता है, जब 2-4-5 साल बीत जाते हैं तो फिर उसके बाद फिर मामला मैनेज कर लिया जाता है। तब तक ये दर्द की जो सीमा होती है, जब अब इतनी तकलीफ हम बात कर रहे हैं, तो जब 2 साल के बाद आप ये कहानी सुनेंगे तो शायद उतनी तकलीफ आप महसूस नहीं करेंगे। और ये जो लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, वो किसी नेता की गोद में जाके बैठ जाएंगे, किसी मंत्री की गोद में जाके बैठ जाएंगे और उससे कहेंगे कि साहब हमारी जान बचा लीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि हमारे साथ बहुत गलत कर रही है पुलिस, हमें बहुत तकलीफ हो रही है। और इस तरह की कहानी सुनाने के बाद फिर उनकी जान बचा ली जाएगी। फिर कानून इतना लचीला है, उससे कानून लचीले को किसी भी तरकीब से मोड़ने की कोशिश करेंगे। 3 इसमें जो नाम आते हैं, 2 नाम तो मुख्य रूप से आते हैं। एक शिवा त्यागी होता है जो हर वक्त मार फेरता था, हर वक्त पिटाई करता था, और जो छल से लेके आया करता था उसका नाम अंकित बालियान होता है, जो यहीं मुजफ्फरनगर का रहने वाला होता है। इन्होंने इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये शायद इंसान तो है ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि शायद ये या तो किसी और दुनिया से आए हुए लोग हैं, या फिर ये शायद जानवर होंगे, क्योंकि जानवर ही जानवर के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, इंसान इंसान के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हम अपने वीडियो के माध्यम से यही अपील करेंगे, अगर वाकई सचमुच शर्म वाकई है किसी भी अधिकारी में, किसी भी इसमें, तो जाकर सचमुच जाकर बुलडोजर जरूर चलाए और इन लोगों की कहानी को अपनी दर्द महसूस करते हुए कि हाँ वाकई तकलीफ वाली बात है, ये लोगों को दिखाए, एक मैसेज दे, समाज में संदेश दे। मैं योगी आदित्यनाथ से भी अपील करूंगा कि उन्हें भी कम से कम ये एहसास होना चाहिए कि बताएं दिखा के समाज को कि देखो 12 मजदूरों के साथ जो तुमने जिस तरह का हीनियस क्राइम किया है, तुम्हारे साथ वैसे ही मत मारो, मत बुलडोजर चलाओ। उनको भी रोज उतनी ही मार पड़नी चाहिए, रोज उनसे उतना ही काम होना चाहिए जितना इन मजदूरों से कम 3 साल तो करा दिया जाए, ताकि उन्हें एहसास हो जाए, चोकर की रोटी डेली खिलाई जाए उन लोगों को। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते बिहार के रहने वाले हैं पुष्पंजय कुमार चौधरी, बागपत के रहने वाले हैं अनिश, और ललितपुर के रहने वाले हैं गौरव तिवारी। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।